लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में देश के अच्छे नागरिक होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना वोट डालें, क्योंकि हमारा वोट हमारे लिए एक अच्छा लीडर चुनने में मददगार होगा और अच्छा लीडर ही देश को आगे ले जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हमारे देश के लार्ज साइज और यहाँ की सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया। इस सिस्टम में लेजिस्लेटिव पावर्स को नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया गया। इसके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कुछ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। लॉज बनाना लेजिस्लेटिव फंक्शन है गवर्नमेंट का, जिसके लिए सेंटर में पार्लियामेंट होती है और स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। चलिए अब इन्हीं को डिटेल में समझते हैं। हमारी गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें सेंटर में होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह स्टेट में होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट इंडिया के नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट को इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है। ये वोटिंग का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मेन फोकस है लोकसभा इलेक्शन पर। तो अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, पर उस प्रोसेस को समझने से पहले हम पहले समझते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग फंक्शन है गवर्नमेंट का, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट्स हैं, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा अपर हाउस या राज्यसभा और तीसरा लोअर हाउस या लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, पर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी बिल दोनों हाउसेस से, राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति ना दे दें। अब हम समझते हैं कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है। राज्यसभा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 फिक्स की गई है। इसमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और 12 मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस की स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एट प्रेजेंट राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 225 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अब आगे देखते हैं लोकसभा का कॉम्पोजिशन। लोकसभा पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 फिक्स की गई है। पहले इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 थी, जिसमें 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। पर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जनवरी 2020 से ये नॉमिनेशंस खत्म कर दिए गए। एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिनके लिए अब इलेक्शंस होने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम इलेक्शन प्रोसेस को। पूरे इंडिया को 543 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करने के लिए पहले हर स्टेट को लोकसभा में सीट्स अलॉट की जाती हैं। ये इस तरीके से की जाती हैं जिससे कि नंबर ऑफ सीट्स और स्टेट की पॉपुलेशन का रेशो हर स्टेट के लिए इक्वल हो। जैसे कि गुजरात की टोटल सीट्स 26 हैं लोकसभा में, वहीं उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम सीट्स 80 हैं, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और स्टेट्स को अलॉटेड सीट्स के नंबर का रेशो पूरे स्टेट में इक्वल हो। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। वहीं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करती है और उन्हें नेशनल या स्टेट पार्टी होने का रिकॉग्निशन देती है। हर 5 साल में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव होते हैं, पर इलेक्शंस उससे पहले भी हो सकते हैं अगर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली 5 इयर्स का टर्म पीरियड कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो जाए। अब इलेक्शन स्टार्ट होने से कुछ हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शंस का पूरा शेड्यूल अनाउंस करती है, जिसके बाद लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कुछ गाइडलाइंस और नॉर्म्स होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हर कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट मंदिर, मस्जिद या चर्च में इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता है। साथ ही रूलिंग पार्टी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती है, न ही वो कोई नई पॉलिसीज़ लेकर आ सकती है। इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होते ही कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशंस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइल करते हैं जहां से उन्हें इलेक्शन लड़ना है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अपना कैंडिडेट्स नॉमिनेट करती हैं। फिर ये कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, अपने स्लोगन्स और पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो उनको वोट क्यों दें और अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। ये सब इलेक्शन कैंपेनिंग में चलता है। ये इलेक्शन कैंपेनिंग लगभग 2 वीक तक चलती है और पोलिंग से 48 आवर्स पहले ये कैंपेनिंग बिल्कुल बंद कर दी जाती है। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है तो पोलिंग कई दिनों तक चलती है, जिसमें हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े डिफरेंट पार्टीज़ के कैंडिडेट्स में से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को वोट करते हैं। पोलिंग खत्म होने के बाद वोट्स काउंट किए जाते हैं। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम को यूज़ किया जाता है, यानी कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विनर होता है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट चुना जाता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं और वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी से जीतने के लिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 सीट्स की एटलीस्ट 50% यानी 272 सीट्स या उससे ज़्यादा सीट्स जीतनी होंगी, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने वाले मेंबर्स किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उससे पार्टी की मेजॉरिटी डिसाइड होती है। अगर किसी एक पार्टी के 272 से ज़्यादा कैंडिडेट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीतते हैं तो वो पार्टी मेजॉरिटी में होती है और अपनी गवर्नमेंट बनाती है। उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के पद पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पर अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है तो ज़्यादा सीट्स मिलने वाली 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज कोलिजन गवर्नमेंट बना सकती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स एंड अबव सभी को इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर सबको वोटिंग राइट देता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश के लिए एक सही लीडर चुनें और उसके लिए हमें अपना वोट डालना ज़रूरी है। तो वोट डालने जाइएगा ज़रूर और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना आगे शेयर कीजिए।